और कैसे हैं आप सब? ये है रेसलमेनिया और हम वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। As of today, I have been released from my WWE contract. 15 अप्रैल WWE के उन सुपरस्टार्स और एम्प्लॉयज के लिए बहुत बुरा दिन था जिन्हें उस दिन काम से निकाला गया था। लेकिन ये दिन जिसे ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है, WWE में सिर्फ यही एक खराब दिन नहीं रहा है। We in the World Wrestling Federation are saddened by the tragic accident that occurred here tonight. तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE के इतिहास के 10 सबसे बुरे दिनों की बात करेंगे। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। We'll take you for an up-close and personal look at the world of professional wrestling. नंबर 1, ब्लैक वेडनेसडे। 15 अप्रैल अक्सर ही उन सभी अमेरिकन्स के लिए बुरा दिन होता है जिन्हें पेनल्टी से बचने के लिए इस दिन तक अपने टैक्सेस भरने पड़ते हैं। लेकिन WWE के कुछ सुपरस्टार्स और एम्प्लॉयज के लिए ये दिन और भी बुरा हो गया जब उन्हें पता चला कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है। उस दिन लगभग 20 सुपरस्टार्स और उससे भी ज्यादा स्टाफ वालों को सीधे सीधे काम से निकाल दिया गया था। Do what me and Jinder did. Get in the gym, get some gym equipment to your house. By the time you come back in 3 months, you better be jacked, and then you're going to win that Universal title of Braun, and then 3MB takeover. हालांकि विंस मैकमैन ने बताया कि उस समय चल रही महामारी के कारण WWE के पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को इस पर शक था क्योंकि WWE ऐसा दावा करती है कि उसके पास $500 मिलियन का कैश रिजर्व है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उस साल WWE के कुछ प्रॉफिट्स सबसे ज्यादा थे और इसीलिए इन लेऑफ्स की कोई जरूरत नहीं थी और ये केवल उनके शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए एक दिखावा था। खैर जो भी हो, ब्लैक वेडनेसडे सच में WWE के इतिहास के सबसे खराब दिनों में से एक है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ऐसे और भी कई दिन हैं। This has just been a difficult day for our industry as a whole, but I want to urge everybody to kind of come together and to unify and to have some empathy and to have some compassion for everyone involved in this. Number 2, 2014 Spring Cleaning. Welcome to the Raw after WrestleMania. हालांकि WWE हर साल कुछ रेसलर्स को निकाल देता है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे रेसलिंग की दुनिया ने अपनाया है और इसे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ देखा जाता है और WWE भी उन सुपरस्टार्स को उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। लेकिन ब्लैक वेडनेसडे कई सारे रेसलर्स को एक साथ निकाल दिए जाने के कारण अजीब था। लेकिन 11 जून 2014 को WWE ने अपने कई सारे सुपरस्टार्स और ऑन एयर टैलेंट को निकाल दिया था और WWE.com पर कुछ ऐसा जवाब लिखा हुआ था। WWE ने थर्सडे 12 जून 2014 से इन सुपरस्टार्स को रिलीज करने का फैसला किया है। JTG, ड्रू मैकिंटायर, जिंदर महल, अक्साना, कर्ट हॉकिंस, थियोडोर लॉन्ग, कमाचो, ब्रॉडस क्ले, एवन बॉर्न, योशी टैट्सू और रेफरी मार्क हैरिस। WWE इन सभी को इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। अब जैसा कि फैंस जानते हैं, जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर WWE में वापस आ जाते हैं और बाद में WWE चैंपियन भी बनते हैं। This is the goal he has been looking for well over a decade. हॉकिंस भी WWE में वापस आए थे, लेकिन उन्हें फिर से निकाल दिया गया। नंबर 3, द क्रिस बेनोइट क्राइम्स। WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. WWE सुपरस्टार क्रिस बेनोइट, उनकी पत्नी नैन्सी और उनका बेटा डैनियल अब इस दुनिया में नहीं है। रेसलिंग की दुनिया को एक बड़ा झटका लगा जब 25 जून को उन्हें क्रिस बेनोइट, उनकी पत्नी नैन्सी और उनके बेटे डैनियल के मरने की खबर मिली। WWE ने उनके लिए रॉ पर 3 घंटे का ट्रिब्यूट शो भी रखा था। I hope I never let you down, Chris. I miss you. ये दुख दहशत में बदल गया जब दुनिया को पता चला कि क्रिस बेनोइट ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। उस भयानक घटने के 26 घंटे बाद उसका सच सामने आ चुका है, इसलिए आज मेरी इन बातों के अलावा बेनोइट का कोई जिक्र नहीं होगा। 26 hours later, the facts of this horrific tragedy are now apparent. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. मीडिया इस बात से उतनी ही पागल हो गई जितनी वो किसी भी स्कैंडल में होती है और उन कमेंटेटर्स ने ये अंदाजा लगाने की कोशिश करी कि क्या हुआ होगा। ऐसा करते हुए उन्होंने WWE पर अपनी नजर गड़ा ली। मीडिया ने कुछ बेतुके अनुमान लगाए और कई झूठे दावे किए जो आज भी इस केस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं उस विकिपीडिया पोस्ट की जो संडे की आधी रात सामने आई। वो सच है, हमें नहीं पता।
But now comes this mysterious Wikipedia posting at midnight on Sunday. Remember, the bodies are legit, right? We don't know. We don't know. इन दावों की वजह से WWE पुलिस प्रशासन के घेरे में आ सकता था, जो विंस मैकमैन कभी नहीं चाहते थे। हमें कैसे पता होगा कि क्रिस बेनवा एक राक्षस बन जाएगा? How did we know that Chris Benoit would turn into a monster? जाहिर है कि असली ट्रेजेडी नैन्सी बेनवा और उनके बेटे डैनियल के साथ हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगी केवल रेसलिंग इंडस्ट्री पर हमला करने का एक सीधा हथियार बन गई, खास करके तब जब हमें भी नहीं पता कि क्रिस बेनवा ने ऐसा क्यों किया था। क्या वो CTE की वजह से था, या स्टेरॉइड अब्यूज की वजह से, या दोनों ही कारणों से, या फिर कुछ और? नंबर 4, WWE स्टॉक क्रैश। फैंस और रेसलिंग के विद्वान ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल रेसलिंग मैट्रिक्स जैसे टीवी रेटिंग्स, लाइव इवेंट अटेंडेंस और मर्चेंडाइज सेल के मामले में WWE कुछ खास काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने टेलीविजन प्रोडक्ट्स के राइट और लाइसेंस और सऊदी अरेबिया के साथ साल में 2 इवेंट्स वहां करने जैसी कुछ बेहतरीन डील्स के जरिए WWE ने उन सभी मैट्रिक्स से होने वाले नुकसान की भरपाई करने लायक पैसा जमा कर रखा है। पहले विंस मैकमैन बिजनेस में हो रहे घाटे का इल्जाम घायल हुए सुपरस्टार्स के ऊपर डाल देते थे, लेकिन साल दर साल यही बहाना इस्तेमाल करने के बाद वॉल स्ट्रीट को बात समझ आने लगी। लेकिन जब मैकमैन ने अपने को प्रेसिडेंट्स जॉर्ज पेरियस और मिशेल विल्सन को निकाल दिया, तब फाइनेंशियल एनालिस्ट को मैकमैन के मिसमैनेजमेंट का पता चल गया। जैसा कि बैरन ने बताया, फ्राइडे सुबह 10:28 पर WWE का स्टॉक 19% गिरकर $50.76 पर आ गया। ये एक बड़ा नुकसान है, लेकिन ये 25% के प्री मार्केट की गिरावट से कम है। थर्सडे को मार्केट बंद होने के समय तक WWE का स्टॉक अपने 23 अप्रैल 2019 के चरम से 35% तक गिर गया। चीजें और खराब हो गईं जब 5 फरवरी को WWE की कमाई की रिपोर्ट भी कम आई। रैम की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज स्टॉक मार्केट खुलने से पहले WWE ने 2019 के अपने चौथे क्वार्टर की कमाई का जायजा दिया, लेकिन फॉक्स चैनल के साथ अपने स्मैकडाउन डील के बावजूद भी वो उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाए। इन्वेस्टर्स इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि WWE के स्टॉक्स 2019 में $100 से घटकर अब $40 पर आ चुका है, 60% की भारी गिरावट। हमें शायद WWE के आने वाले क्वार्टर 1 की कमाई को WWE के सबसे बुरे दिनों में शामिल करना पड़ सकता है, अगर WWE को अचानक ही बड़ा मुनाफा नहीं हुआ तो। नंबर 5, रिकॉर्ड लो रेटिंग्स इन रॉज हिस्ट्री। अगर आप रॉ के पिछले 10 साल की रेटिंग्स को देखेंगे तो ये साफ हो जाता है कि इस शो के दर्शक हर साल कम होते जा रहे हैं। WWE का अपने बचाव में मानना है कि ज्यादातर लंबे चलने वाले प्रोग्राम्स के साथ नई प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा होता है, और इसका कारण केवल नेटवर्क और केबल टीवी नहीं है, बल्कि दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो आम जनता को अपनी तरफ खींचते हैं। खैर जो भी हो, WWE इन घटते हुए नंबर से बिल्कुल खुश नहीं है, खासकर 23 दिसंबर 2019 की रात की व्यूवरशिप से तो बिल्कुल नहीं। No disqualification match. I just said that. उस रात के एपिसोड का एवरेज लगभग 1.835 मिलियन व्यूवर्स का था, जो रॉ का अब तक का सबसे कम देखा जाने वाला नॉन हॉलिडे एपिसोड था। 24 दिसंबर 2018 का एवरेज 1.78 मिलियन दर्शकों का था, जो कि नीचे होते रहते हैं। और जब ये शो टेप किया जा रहा है, तब भी फैंस इस शो को देखना लगातार बंद कर रहे हैं। जो 1/6 एडी गुरेरोस पासिंग, लैटिनो की मौत की खबर से सभी लोग बहुत दुखी थे। एडी अपनी निजी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना कर चुके थे, और उन सब से लड़कर वो यहाँ तक आए। Eddie had a lot of demons in his life, and he had a lot of issues. Eddie overcame all that. सालों तक अपनी परेशानियों से लड़ने के बाद रेसलिंग की दुनिया ने उनकी जीत का जश्न मनाया, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को हराकर एडी WWE चैंपियनशिप भी जीते थे। दुख की बात है कि एडी की मौत से पहले WWE के पास कोई वेलनेस पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो उनकी हार्ट कंडीशंस के बारे में शायद पहले ही पता चल जाता। 14 नवंबर को रॉ पर और 18 नवंबर को स्मैकडाउन पर एडी को ट्रिब्यूट दिया गया। चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, वो फिर भी आप सबके लिए दिल से परफॉर्म करता था। नंबर 7, विंस मैकमैन इंडिकेटेड बाय द फेड्स। आप इस बात से निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको ऐसा ड्रग फ्री स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा जिस पर आप और आपका परिवार नाज कर सके। You can be assured of drug-free sports entertainment that you and your entire family can be proud of. अपने वेलनेस पॉलिसी को लाने के सालों पहले से ही WWE स्पोर्ट्स और प्रोफेशनल रेसलिंग में
स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को लेकर लोगों का गुस्सा झेल रही थी। Lifestyle has continued into the 90s and beyond. I mean, witness the fact, Bryant, at least 23 wrestlers alone around the world have died in the last 3 years. कांग्रेस के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल पर शिकंजा कसने से पहले जो किसी को भी बिना किसी सवाल के उनकी जरूरत के मुताबिक हर तरह के ड्रग्स दे दिया करते थे। एक ऐसे ही डॉक्टर थे डॉक्टर जॉर्ज ज़होरियन, जो WWF के सुपरस्टार्स को हर तरह के ड्रग्स देने के लिए मशहूर थे। 1990 की शुरुआत तक से ही कानून बदलने लगा था और ज़होरियन जैसे लोगों को WWF से निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी ज़होरियन को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था और जब पुलिस ने विंस मैकमैन को अपना निशाना बनाया तो ज़होरियन पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो गए। 1993 में मैकमैन के ऊपर स्टेरॉइड्स बांटने के 3 केसेस हुए। ये एक गंभीर मुद्दा था जिससे मैकमैन को लंबे समय तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता था। मैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट के अधिकारी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये पता चला कि ये हमेशा सच नहीं होता। Now, most people, myself included, naively believed that government prosecutors and their investigators are the good guys. Unfortunately, I found this to not always hold true. हालांकि विंस मैकमैन वो केस जीत गए, लेकिन वो कोई और चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही लिंडा मैकमैन के हाथों WWF की कमान सौंपने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। विंस के ऊपर ये केस WWF के लिए एक बुरा दिन था, लेकिन वो इससे पार हो गए। Although I had a great deal to say about this unique life experience at the time after the trial, I did not. नंबर 8, ओवेन हार्ट्स डेथ एंड लॉसूट। ओवेन हार्ट आज यहाँ हुई दुर्घटना में दुखद रूप से हमें छोड़कर चले गए। Owen Hart has tragically died from an accident here tonight. 23 मई 1999 को एक हादसे में ओवेन हार्ट की मौत उनके परिवार और दोस्तों के लिए काफी दुख का समय था और उनका ये सवाल था कि एक साधारण सा स्टंट आखिर इतना गलत कैसे हो सकता है। हम इस दुर्घटना से दुखी हैं और अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। We're saddened by this tragic loss. And right now there are no answers. I'm a very forgiving person, and I'm not bitter or angry. But there will be a day of reckoning. जब ओवेन की विधवा पत्नी मार्था ने हिसाब के दिन की बात की, तभी विंस मैकमैन और WWF ने तैयारी शुरू कर दी और मार्था ने एक केस दर्ज किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो कैंपर एरेना में WWF के ओवर द एज पे पर व्यू के दौरान वो स्टंट जिसमें ओवेन राफ्टर्स की मदद से नीचे आ रहे थे वो बहुत खतरनाक था और उसका प्लान सही तरीके से नहीं किया गया था। इसके लिए एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई थी जो जल्द ही खत्म कर दी गई, लेकिन WWF के खिलाफ वो सिविल केस खत्म नहीं हुआ। मार्था के लॉसूट की वजह से WWF के ऊपर एक आफत आ गई थी। ये केस अंत में 2 नवंबर 2004 को $18 मिलियन के बदले में सेटल कर दिया गया। अब चाहे ये सेटलमेंट कितना ही महंगा हो, लेकिन कोर्ट में दोषी करार किया जाना उससे कई ज्यादा बुरा हो सकता था। उसकी रिहर्सल दोपहर में की गई थी और सब कुछ ठीक था। मुझे बस इतना ही पता है। Rehearsed in the afternoon and everything was fine. And that's all I know. नंबर 9, द सिग्नेचर फार्मेसी स्कैंडल। WWE की वेलनेस पॉलिसी को अक्सर ही WWE ये जताने के लिए इस्तेमाल करता है कि कैसे वो अपने रेसलर्स को गैर कानूनी ड्रग्स लेने से रोकता है, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस को बेहतर करने वाली दवाइयों को भी। दुख की बात है कि इस वेलनेस पॉलिसी को जिस तरह से लागू किया जा रहा है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब न्यूयॉर्क डेली ने ये खबर दी। WWE को आज फिर एक झटका लगा जब एक बड़े इंटरनेट डोपिंग स्कैंडल की छानबीन करते वक्त आल्बनी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की रिपोर्ट में रेसलिंग की दुनिया के कुछ बड़े नाम सामने आए। डेली न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव लिस्ट के मुताबिक बड़े रेसलर्स जैसे रैंडी ऑर्टन, चार्ल्स हास जूनियर, एडम एच कोपलैंड, रॉबर्ट बुकर टी हफमैन, शेन हेम्स, माइक ब्यूसी, एंथनी कैरेली, जॉन जॉनी नाइट्रो हैनिगन, डैरन विलियम रीगल मैथ्यूज, केन मिस्टर कैनेडी एंडरसन, एडी उमागा फाटू, शोइची फुनाकी, चावो गुरेरो, इन सभी का नाम ऑरलैंडो की सिग्नेचर फार्मेसी के क्लाइंट्स में शामिल था। इस साइट पर अपने क्लाइंट्स को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स और दूसरे ड्रग्स देने के इल्जाम के बाद एल्बनी काउंटी और फ्लोरिडा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर फरवरी में यहाँ रेड किया था। इस लिस्ट में दूसरे खेलों से भी कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे और ये स्कैंडल WWE के लिए एक बड़ी दिक्कत बन गया था, खास करके जब केन कैनेडी ने वेलनेस पॉलिसी की तारीफ करते हुए ये कहा था कि इसकी मदद से ही वो अब बिना स्टेरॉइड्स के वर्कआउट कर पाते हैं। हमारी एक ड्रग पॉलिसी है और हमें लगातार टेस्ट किया जाता है। कंपनी के साथ जुड़ने के बाद से मेरा 5 बार टेस्ट किया जा चुका है। आप स्टेरॉइड्स नहीं लेते? नहीं। We actually have a drug policy in place right now.
and we're regularly tested. I've been tested since I've been with the company. I've been tested 5 times. You don't take steroids? No. Number 10, 2020 Wrestling Expos, Dr. Schultz versus John Stossel. The undisputed king of the ring is Hulk Hogan. जब हल्कामेनिया ने मेनस्ट्रीम पब्लिक के बीच फिर से रेसलिंग को प्रचलित किया, तब ये जाहिर था कि मीडिया अब इस इंडस्ट्री में फिर से दिलचस्पी दिखाएगी और मजेदार कहानी की तलाश करेगी। This lifestyle. Oh my God! You can't believe. Oh, can you see that look? I mean, oh, how can you possibly say that, Vince? How can you look that way? 1984 के अंत में कंज्यूमर रिपोर्टर जॉन स्टूजल ने वेटरन रेसलर एडी मैन्सफील्ड जैसे कुछ पुराने रेसलर से रिंग की बात करी और अपने व्यूवर्स को दिखाया कि रेसलिंग मैचेस कैसे किए जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया और वो रूम में उड़कर गिर गए। I couldn't believe it. I hardly done anything to him and he flies across the room. इसमें एक ऐसा स्पॉट भी था जहां एक रेसलर ने ब्रेडिंग की टेक्निक भी दिखाई। ABC न्यूज के एक प्रोग्राम 2020 के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए स्टूजल ने उस वक्त WWF सुपरस्टार डॉक्टर डी डेविड शल्ट्ज का भी इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि क्या रेसलिंग नकली है? तुम्हें लगता है ये नकली है? शल्ट्ज ने स्टूल्स के दोनों कानों पर थप्पड़ मारा जिससे वो गिर गए और उन्हें चोट भी लगी। ये हमला नेशनल टेलीविजन पर दिखाया गया और इसे तो WWF बुरा दिखा ही था, लेकिन कंपनी को स्टूजल को सेटलमेंट के लिए लगभग $4,25,000 देने पड़े, जो उनके लिए और भी दुख की बात थी। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के 10 सबसे बुरे दिन। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।